मेरा नाम आसिफ है। ये वाक़या इस ज़माने का है जब मैं कॉलेज में ज़ेर तालीम था। पढ़ाई में मेरा शुमार हमेशा अच्छे तालिबा में होता था, लेकिन सच ये है कि हमारे घर के हालात कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे। घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। उस वक़्त मेरी माँ ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियाँ देकर मुझे पाला। वो दूसरों के कपड़े सीकर किसी तरह घर का खर्च पूरा करती थी। उनकी मेहनत और सब्र देखकर अक्सर मेरा दिल भर आता था। मैं उस वक़्त ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन अक्सर दिल में ये ख्याल आता था कि मैं अपनी माँ की मदद कैसे करूं। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन दिल में एक सुकून था कि शायद इस तरह अपनी माँ का बोझ हल्का कर सकूं। मैंने ये बात अपने टीचर से शेयर की तो उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। इनके रवैये ने मुझे एक नई हिम्मत दी और यूं मैंने ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। कॉलेज के बाद मैं आमतौर पर 2 बजे तक फारिग हो जाता और फिर शाम 4 बजे के बाद मुख्तलिफ घरों में जाकर बच्चों को एक एक घंटा पढ़ाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे शागिर्द बढ़ने लगे और इसके साथ मेरी आमदनी भी बेहतर होने लगी। माँ को जब पता चला तो वो भी बेहद खुश हुई। उनके चेहरे पर सुकून देखकर मुझे मजीद मेहनत करने की लगन बढ़ गई। दिन गुजरते गए और जिंदगी कुछ संभलने लगी। एक रोज मेरे सर ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े नरम लहजे में कहा, बेटा, मेरी एक ही बेटी है जो 10वीं जमात में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो खुद भी एक तजुर्बाकार उस्ताद थे। वो अपनी बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते? लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी बहुत शौक और शरारती है। वो मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहती। अगर तुम उसे पढ़ाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। इनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में तजस्सुस भी पैदा हुआ और खुशी भी। मैं जानता था कि सरना सिर्फ एक कामयाब प्रोफेसर हैं, बल्कि ऑनलाइन कारोबार भी करते हैं। इनके माली हालात बहुत अच्छे थे, इसलिए मुझे यकीन था कि वो मुझे माकूल फीस देंगे। यही सोचकर मैंने फौरन हामी भर ली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मौका मेरी जिंदगी में कुछ नया मोड़ लाने वाला है। मैंने सर को कह दिया कि ठीक है, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। लेकिन सर मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम आज ही से आ जाओ। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ, मगर मैंने मना न किया। जैसे ही इनकी छुट्टी हुई, मैं इनके साथ ही उनके घर चला गया। घर बहुत ही शानदार और साफ सुथरा था। अंदाजा हो रहा था कि ये लोग खुशहाल हैं। सर ने मुझे डाइनिंग रूम में बिठाया और कहा, तुम बैठो, मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैं पुरसुकून रहने की कोशिश करता रहा, मगर दिल में हल्की सी घबराहट थी। 3-4 मिनट का इंतजार भी मुझे काफी लंबा लगा। आखिरकार कमरे का दरवाजा खुला और सर की बेटी अंदर आई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं हैरत से उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो इतनी हसीन थी कि एक लम्हे को तो मुझे यकीन ही ना आया कि वो हकीकत में मेरे सामने खड़ी है। उसकी चमकती आंखें और मासूम सा चेहरा देखकर मुझे अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या वाकई ये वही शरारती लड़की है जिसका जिक्र सर कर रहे थे। वो आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। उस वक्त तक मैं लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, क्योंकि मैं फितरतन थोड़ा शर्मीला था। मेरी परवरिश भी बहुत सलीके से हुई थी। मेरी कोई बहन नहीं थी और मैं इकलौता बेटा था। शायद इसीलिए मुझे उससे बात करते वक्त थोड़ी झिझक हो रही थी। मैंने हौसला करके उसे पढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता माहौल खतरे नॉर्मल होने लगा और कुछ वक्त बाद मैंने कहा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल देख लेंगे। ये कहकर मैं वहां से रुखसत हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि मेरा दिमाग अब भी उसी लड़की के ख्यालों में उलझा हुआ था। उसका नाम सानिया था। सानिया ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक संजीदगी और मतानत झलक रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो शरारती भी हो सकती है, जैसा कि सर ने बताया था। अगले ही दिन एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। मैं बिना बताए ही सानिया के घर चला गया
जब दरवाजा खुला और मेरी नजर उस पर पड़ी तो दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो घरेलू सा लिबास पहने हुए थे और अपने चंद दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उसकी मासूम मुस्कुराहट और सादगी ने उस वक्त भी मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने एक नजर उस पर डाली और फौरन अपनी आंखें झुका ली। उस लम्हे दिल में अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी, जैसे मेरा दिल किसी अनजान रास्ते पर निकल पड़ा हो जिसका अंजाम मुझे खुद भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही सानिया की नजर मुझ पर पड़ी, उसने फौरन नजरें चुरा ली और तेजी से अंदर के कमरे में चली गई। मुझे उसका यह अंदाज कुछ अजीब भी लगा और दिलचस्प भी। चंद लम्हों बाद वह दोबारा वापस आई। इस बार पढ़ने के लिए तैयार थी। अब उसने लाल मैक्सी पहन रखा था। हालांकि कल जब मैं आया था तो इसने बहुत ही छोटी सी टाइट पहनी हुई थी। उसके लिबास की ये तब्दीली देखकर मेरे दिल में कई सवाल उठने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैंने अपनी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज रखने की कोशिश की। वो आते ही बोली, सर कल मेरा टेस्ट है। ये सुनकर मैंने फौरन उसे तैयारी करवानी शुरू कर दी और पूरी मेहनत से उसके हर सवाल को समझाया। आखिर में थोड़ा सख्त लहजे में कहा, देखो सानिया, अब तुमने ये टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास करना है। मैंने तुम्हें हर मुमकिन तैयारी करवाई है। अब बहाने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी बात पर वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, सर मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं ज्यादा अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ पास हो जाऊंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। उसके लहजे में मासूमियत भी थी और बेबसी भी। मुझे लगा अभी वो रोना पड़े, तो मैंने फौरन नरम लहजे में कहा, चलो ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम फेल हो गई तो फिर। यह सुनकर उसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, फिर सर आप मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। उसकी यह मासूम लेकिन शौक बात सुनकर मेरे लबों पर भी हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं जरूर सजा दूंगा। अब मेरे दिल में एक नया सा जोश पैदा हो गया। ना जाने क्यों मुझे सानिया को तंग करने में एक अलग सा मजा आने लगा था। जैसे जैसे उसका टेस्ट करीब आया, मेरे दिल में ये तजस्सुस बढ़ता गया कि आखिर वो पास होगी या फेल। अगले ही दिन जब नतीजा आया तो मेरी ख्वाहिश जैसे पूरी हो गई। वाकई सानिया टेस्ट में फेल हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरे दिल में अनजाने से खुशी दौड़ गई। दिल तो चाहा कि जोर से हंस पड़ूं, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर गुस्से का तासर सजा लिया और संजीदा लहजे में कहा, यह तुमने क्या कर दिया सानिया? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया था, फिर भी तुम टेस्ट में फेल हो गई। वो सर झुकाए खड़ी थी और धीरे से बोली, सर आप मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे याद ही नहीं रहा जो आपने पढ़ाया था। बायोलॉजी मेरे बस से बाहर है। इसकी आवाज में इतनी मासूमियत और सच्चाई थी कि मेरा दिल नरम पड़ गया। लेकिन फिर भी मैंने उसे याद दिलाया, याद है ना कल मैंने तुमसे क्या कहा था? सानिया ने नजरें झुकाते हुए कहा, जी सर, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा ना दिया और फेल हो गई तो आप मुझे सजा देंगी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, फिर तुम्हें क्या सजा दूं? वो फौरन बोली, सर आप जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत और एतमाद ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने एक नजर उस पर डाली। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी थी और उसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। एक लम्हे के लिए अजीब अजीब से ख्यालात ज़हन में आने लगे, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मुझे अपनी माँ की नसीहतें याद आई कि इज्जत और अदब से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने बात को हल्के फुल्के अंदाज में मोड़ते हुए कहा, चलो फिर सजा ये है कि तुम अगले पूरे हफ्ते रोजाना 1 घंटा इजाफी पढ़ाई करोगी, और अगर होमवर्क नहीं किया तो मैं और भी सख्त सजा दूंगा। यह सुनकर सानिया ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, सर ये तो सबसे मुश्किल सजा है, मगर कोई बात नहीं, मैं मान लूंगी। उसके अंदाज में नरमी भी थी और शरारत भी। मैंने महसूस किया कि शायद वो मुझे तंग करना चाहती है और मैं भी उसके जवाब पर हंस दिया। इस दिन के बाद मेरे दिल में उसके लिए एक अलग सी दिलचस्पी पैदा होने लगी। वो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि उसकी मासूम बातें और शौकी दिल को छू लेने वाली थी।
मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में कोई अलग ही रंग भरने आई है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो आज के लिए तो मैं माफ करता हूँ। ये सुनकर सानिया की आंखों में खुशी की चमक उभरी और वो फौरन पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। मैं भी दोबारा उसे सबक पढ़ाने में मसरूफ हो गया। उसकी संजीदगी देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी कि कम से कम वो अपनी पढ़ाई को लेकर संजीदा हो रही है। कुछ दिन की बात है, मैं कॉलेज में अपनी क्लास ले रहा था कि अचानक सर मेरे पास आए। इनके चेहरे पर यह खास संजीदगी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने अदब से जवाब दिया, जी सर आप बताएं, अभी मेरी क्लास है, मगर जैसे ही फारिग होऊंगा आपके पास आ जाऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं सीधा सर के कमरे में गया। वो इस वक्त किसी काम में मसरूफ थे, इसलिए मुझे थोड़ा देर इंतजार करना पड़ा। कुछ लम्हों बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर संजीदा लहजे में बोले, बेटा मुझे सानिया के बारे में तुमसे बात करनी है। यह सुनकर मेरा दिल एकदम चौंक गया। दिमाग में कई ख्याल घूमने लगे कि अचानक सर को सानिया के बारे में मुझसे क्या कहना है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। सर ने बात जारी रखी, बेटा मैं चाहता हूँ कि सानिया कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर चली जाए। यह सुनकर मैं लम्हे भर के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। दिल में सवाल उठा कि सर ऐसा क्यों चाहते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, देखो मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तुम एक अच्छे और जिम्मेदार लड़के हो। मुझे शहर से बाहर जाना है और यहाँ मेरा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। सानिया के इम्तिहानात करीब हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे पास ही रहे। तुम वैसे भी उसे पढ़ाते हो और तुम्हारी माँ भी घर पर है, वो उसका ख्याल रख लेंगी। मुझे इससे बेहतर कोई और रास्ता नजर नहीं आता। इनकी बात सुनकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सर को देखा और कुछ लम्हे खामोश रहा। अंदर से एक अजीब सा खिंचाव था। एक तरफ ये सर का एतमाद और भरोसा था और दूसरी तरफ मेरे अपने जज्बात, जिन्हें मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। बिला आखिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सर आप फिक्र ना करें, सानिया मेरे घर आ जाएगी और मैं उसे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिलाऊंगा। मेरी माँ भी है, वो उसका ख्याल रख लेंगी। मैंने ये अल्फाज तो कह दिए, मगर दिल ही दिल में एक तूफान बर्पा हो गया था। सोच रहा था कि क्या मैं वाकई अपने जज्बात को काबू में रख सकूंगा। इतनी खूबसूरत लड़की जिसने पहले ही मेरे दिल में जगह बना ली थी, अब मेरे अपने घर में मेरे करीब रहने वाली थी। ये सोचकर मेरा दिल एक अजीब सी बेचैनी और खुशी के मिलाजुला एहसास में डूबने लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि माँ तो घर पर मौजूद रहती हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैं सानिया को इनके पास ही सुला दूंगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी। सर के चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया और वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। शायद सर ने पहले ही सानिया को फोन करके तैयार रहने को कहा था, क्योंकि जब हम पहुंचे तो वो एक छोटे से बैग के साथ बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी नुमाया थी। सर ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बेटा अब तुम आसिफ के घर जाओगी, वहाँ वो तुम्हें पढ़ाएगा और उसकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। देखो मैं आसिफ पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इसे तंग ना करना। जैसे वो कहे वैसा ही करना और पढ़ाई पर ध्यान देना। सानिया ने अपने वालिद की बात गौर से सुनी और फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है पापा आप फिक्र ना करें, मैं सर को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ना ही इन्हें तंग करूंगी। ये सुनकर सर ने सुकून का सांस लिया। अब मेरी बारी थी कि सानिया को अपने साथ घर ले जाऊं। कोई गाड़ी तो नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, सानिया को पीछे बिठाया और उसका बैग सामने हैंडल पर रख दिया। जैसे ही वो मेरे पीछे बैठी, उसने हल्के से एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उस लम्हे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अजीब सा एहसास था, जैसे मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगा हो। मैं जितना चाहता था कि खुद को संभालूं और फासले पर रखूं, इतना ही दिल उसके करीब जाने को मचल रहा था। मगर मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और खामोशी से मोटरसाइकिल चलाकर घर ले आया। घर पहुंचकर जब माँ ने दरवाजा खोला और सानिया को मेरे साथ देखा, तो उनके चेहरे पर हैरत साफ झलकने लगी। मैंने जल्दी से माँ को पूरी बात समझाई कि सर को शहर से बाहर जाना है और वो चाहते हैं कि सानिया चंद दिन हमारे साथ रहें। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा बेटा अब इधर आओ।
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं फौरन माँ के कमरे में चला गया। माँ ने दरवाजा बंद किया और संजीदा लहजे में बोली, बेटा तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बड़ा फैसला लिया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कजिन की शादी है और मुझे लाजमी दूसरे शहर जाना है। वहाँ कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। आप सोचो, जब मैं नहीं होंगी तो सानिया यहाँ अकेली कैसे रहेगी। माँ की बात सुनते ही मेरा दिमाग जैसे झंझोड़ा सा गया। मैं लम्हे भर के लिए खामोश रह गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा कि वाकई मैं तो ये बात भूल ही गया था। अब सूरत हाल और भी पेचीदा लग रही थी। माँ को शादी पर जाना था और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अब क्या करूं। मुझे सच कहो तो ये सूरत हाल काफी अजीब लग रही थी, मगर फिर मैंने खुद को संभाला और माँ से कहा, अब मम्मी इस मसले का हल तो निकालना ही होगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि मैं सानिया को वापस भेज दूं। सर तो पहले ही जा चुके हैं और अगर अब मैं इनकार करूंगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैंने कुछ तौखुफ के बाद कहा, ऐसा करते हैं कि आप सुकून से शादी में चली जाएं। मैं सानिया को संभाल लूंगा। वो बहुत माकूल और समझदार बच्ची है। मुझे यकीन है कि कोई मुश्किल नहीं होगी। ये सुनते ही माँ फौरन बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लोग बातें बनाएंगे, मोहल्ले वाले तरह तरह के सवाल करेंगे और इनके मुंह कौन बंद करेगा। इनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा सा भर गया। मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा, माँ आप कब से मोहल्ले वालों की बातों पर यकीन करने लगी। आप तो जानती है मेरी नीयत क्या है। क्या आपको मुझ पर और अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं? आप बेफिक्र रहें, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मैं सानिया को अमानत समझकर रखूंगा। आपकी इज्जत पर कभी हुर्फ नहीं आने दूंगा। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में नमी आ गई। वो मुझे देखते रही और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। यूं मेरी माँ ने यकीन करते हुए अपना सामान बांधा और शादी पर रवाना हो गई। अब पूरे घर में सिर्फ मैं और सानिया रह गए थे। कुछ ही देर बाद सानिया मेरे पास आई और मासूमियत से पूछने लगी, सर आपकी अम्मी कहाँ गई हैं? मैं लम्हा भर के लिए चौंका, मगर फिर मुस्कुराकर कहा, इन्हें कुछ जरूरी काम था, शाम तक वापस आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो। मैंने असल हकीकत इसे नहीं बताई ताकि वो परेशान ना हो। फिर मैंने उसे किताबें निकालने को कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उस दिन उसे बायोलॉजी का एक मुश्किल सा टॉपिक समझाया, लेकिन जितना भी समझाता वो उसी नाजुक लहजे में कह देती, सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैं उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराहट रोक न सका। आखिरकार उसने किताब बंद करते हुए कहा, वैसे भी सर कल स्कूल को छुट्टी है तो बाकी सब कल पढ़ा देना। अचानक मुझे याद आया कि वाकई कल छुट्टी थी और इत्तेफाक से मुझे भी कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होने वाला था। ये सोचकर मुझे भी थोड़ा सुकून सा मिला कि अगला दिन मजीद आज़ाद और लंबा होगा। अब मैं बिल्कुल हैरत में डूब गया था। मैंने सानिया को नरमी से कहा, देखो ऐसा करते हैं कि तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी कल छुट्टी है तो बाकी पढ़ाई कल आराम से कर लेंगे। सानिया ने फौरन हाँ में सर हिलाया और बोली, ठीक है सर। मैंने इसे कमरे का रास्ता दिखाया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई कमरे में जा पहुंची, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी अचानक उसने पलटकर पूछा, सर आपकी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई है? मैं लम्हा भर के लिए उलझ गया, लेकिन झूठ बोलने पर मजबूर था। मैंने बहाना बनाया और कहा, वो बस पास ही किसी काम के लिए गई है, रात तक आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। सानिया ने मासूमियत से मेरी बात मान ली और सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि शायद मुझे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मगर मैंने यही मुनासिब समझा कि सच ना बताऊं, क्योंकि अगर सानिया को मालूम हो जाता कि घर में सिर्फ हम दोनों अकेले हैं तो उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो सकती थी। सानिया अपने कमरे में जाकर लेट गई और मैं भी अपने कमरे में चला आया। नींद ने जल्द ही मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, मगर आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा कमरा खोला हो। अंधेरे में सब धुंधला सा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया है। मेरी सांसें एक लम्हे को रुक गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। फौरन मेरे जहन में सानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से बेड साइड पर रखी हल्की सी लाइट जला दी। रोशनी फैली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। सानिया वाकई मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं हैरान रह गया और थोड़े सख्त लहजे में कहा,
सानिया, ये क्या हरकत है? तुम यहाँ क्यों आई हो? फौरन अपने कमरे में जाओ। वो हल्की सी सहमी, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे अंधेरे और अकेले कमरे में सोने की आदत नहीं है। मैंने कभी भी अकेले नहीं सोया, हमेशा पापा के कमरे में ही सोती हूँ। मेरा बेड भी वही लगा हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत और बढ़ गई। उसकी आवाज में खौफ और मासूमियत दोनों शामिल थे। मैं उसे देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि इस वक्त मैं क्या फैसला करूं, क्योंकि मामला नाजुक भी था और अजीब भी। सानिया ने आहिस्ता आवाज में कहा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ सर, मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। इसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए सकते में आ गया। दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं कि ये कैसी लड़की है, न शर्मा रही है न झुझक रही है, बल्कि बिल्कुल सीधी बात कर रही है। मैंने सख्त लहजे में कहा, सानिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि ये बात ना समझ सको। तुम जानती हो ना कि हम दोनों एक ही कमरे में नहीं सो सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो रोने की करीब थी और मासूमियत से कहने लगी, मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैंने बहुत देर तक अकेले अपने कमरे में सोने की कोशिश की, मगर हर बार मुझे डर ने घेर लिया। मैं तो हमेशा पापा के कमरे में ही सोती आई हूँ। मेरी आदत ही नहीं है अकेले सोने की। इसी मजबूरी में मैं आपके कमरे में आ गई। मैंने सोचा था कि आपके पैरों की तरफ जाकर खामोशी से लेट जाऊंगी, बस अकेले नींद नहीं आती। ये कहते कहते वो वाकई रोने लगी। इसके आंसुओं की आवाज सुनकर मेरा दिल भी बेचैन हो उठा। इसकी लरजती आवाज और सुसुक्कियां कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा बस करो, चुप हो जाओ, मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ। लेकिन दिमाग खाली था, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि एक इजाफी कंबल निकाल लूं। मैंने बेड के करीब ही जमीन पर कंबल बिछाकर उसके लिए जगह बना दी और कहा, देखो तुम यहाँ सो जाओ और मैं बेड पर सो जाता हूँ। मगर वो फौरन बोली, नहीं सर, मुझे जमीन पर नींद नहीं आती, मैं तो सिर्फ बेड पर ही सो सकती हूँ। मेरी मजबूरी बढ़ गई। दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि आखिर क्यों मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि माँ शहर से बाहर जा रही है। अगर मुझे पहले याद होता तो मैं कभी भी सानिया को अपने घर ना लाता, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। मजबूरन मुझे अपनी जगह खाली करनी पड़ी। मैंने बेड उसे दे दिया और खुद नीचे कंबल बिछाकर लेट गया। सानिया थोड़ी ही देर में मजे से मीठी नींद सो गई और मैं आंखों में हजारों सवाल लिए छत को घूरता रह गया। जमीन पर लेटे हुए मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक तरफ सख्त फर्श था और दूसरी तरफ सानिया के सोने का अंदाज मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। वो ना जाने क्यों पूरा कंबल एक तरफ फेंककर बगैर ओढ़े सो गई थी। ऊपर से उसने जो हल्का सा फ्लाई नाइट सूट पहन रखा था, उसमें उसकी मासूम सी शख्सियत और भी नुमायां हो रही थी। मैं लाख कोशिश करता कि नजर ना उठाऊं, लेकिन बार बार मेरी निगाहें उस पर जा रही थी। दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया, मगर दिल में यह फैसला कर लिया कि अब मुझे इस सूरत हाल को बदलना होगा। अगर ऐसा न किया तो कहीं मैं इस जज्बात के भाव में कोई गलत कदम न उठा बैठूं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैं गुस्से में भरा हुआ था। सानिया हस्बे मामूल मुझसे पहले जाग गई और लाइट जला दी। लाइट की तेजी ने मेरी आंखों को चुभ दिया और मैंने सख्त लहजे में कहा, ये क्या हरकत है सानिया, तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। मेरा इरादा पक्का था कि आज मैं इसे सख्ती से डांटूंगा, ताकि इसे अंदाजा हो जाए कि उसने रात को कितनी गलत हरकत की है। जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, मैं हर बात पर उस पर सख्ती करने लगा। एक ही टॉपिक बार बार याद करने के लिए कहता, और जब वो बार बार भूल जाती तो मेरा गुस्सा और बढ़ता गया। आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने गुस्से में आकर इसे एक चांटा मार दिया। सानिया एकदम साकित रह गई। उसने अपने नन्हे से हाथ से गाल को पकड़ लिया और हैरत ज़्यादा आंखों से मुझे देखती रही। वो पल मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं जानबूझकर उस पर सख्ती कर रहा था ताकि वो डर जाए और दोबारा कभी मेरे करीब ना आए। दिल में सोच लिया था कि अगर वो रात को फिर मेरे पास आई तो शायद मैं खुद पर काबू न रख सकूं। सानिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए
उसने रोते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी। बेहतर है कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट सा गया, लेकिन हालात के हाथों मजबूर था। मैं चाहकर भी उसे वापस नहीं भेज सकता था, क्योंकि सर शहर से बाहर गए थे और उन्हें मुझ पर भरोसा था। यूं 3 दिन और गुजर गए। मैं अंदर ही अंदर खुद को बुरा भला कहता रहा। आखिरकार सानिया ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। मेरा दिल डूब गया था कि ना जाने अब सर क्या कहेंगे, मगर हैरत की बात यह थी कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो उल्टा मुझसे शर्मिंदा हुए और नरम लहजे में बोले, बेटा मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सानिया इतनी शरारती है। उसने यकीनन कोई ऐसी हरकत की होगी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, सर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि सानिया अभी छोटी है, नादान है, उसे ये सब बातें समझ नहीं आती। आप फिक्र ना करें, मैंने दिल पर नहीं लिया। यह कहकर भी दिल के अंदर एक बोझ सा महसूस कर रहा था, जैसे अपनी माँ की नसीहत और जिम्मेदारी के बीच कहीं फंस गया हूँ। इसलिए मैंने भी खामोशी से सर की बात मान ली और इजाजत दे दी। लेकिन अगले ही दिन सर ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा अब सानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी, मैं इसके लिए किसी लड़की का इंतजाम कर दूंगा जो इसे पढ़ाया करे। मुझे लगता है वो लड़की से ज्यादा डरकर पढ़ेगी। यह सुनकर मैंने कोई एतराज ना किया। मेरे लिए यह फैसला थोड़ा अजीब जरूर था, मगर मैंने दिल को समझा लिया। अब सानिया मुझसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरा गुजारा फिर भी ट्यूशन्स से चल रहा था। वक्त गुजरता गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सानिया को अपनी यादों से निकालने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह था कि दिल के किसी कोने में वो अब भी जिंदा थी। खास तौर पर जब भी मुझे वो लम्हा याद आता जब मैंने गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मारा था और इसकी मासूम आंखों में आंसू झलकने लगे थे, तो मेरे दिल में एक तेज सी चुभन होती। मैंने कभी नहीं चाहा था कि सानिया की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए, मगर हालात ऐसे थे कि मुझे सख्त होना पड़ा। इस वक्त वो उम्र के ऐसे हिस्से में थी जब जरा सा बहक जाना जिंदगी भर की गलती बन सकता था, और मैं भी तो जवानी के इसी दहाने पर खड़ा था जहां जज्बात इंसान पर हावी हो जाते हैं। अगर मैंने खुद को और सानिया को सख्ती से काबू न किया होता तो शायद मैं अपनी माँ की परवरिश पर भी दाग लगा देता। इसीलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसे थप्पड़ मारा था ताकि वो सही रास्ते पर रहे। 5 साल गुजर गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने में मसरूफ रहा, मगर एक दिन मुझे खबर मिली कि सानिया अब यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था और सोचा कि कितना वक्त गुजर गया है। वो जो कभी मासूम और जिद्दी सी बच्ची थी, अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। एक दिन अचानक मेरी नजर यूनिवर्सिटी के गेट पर पड़ी। सामने सानिया खड़ी थी। मैं उसे देखकर दम बखुद रह गया। वो अब वही पुरानी शरारती और नादान सी लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर वखार और आंखों में नया एतमाद झलक रहा था। हवा ने जैसे उसकी शख्सियत को निखार दिया था। उसके इर्द गिर्द चंद लड़के खड़े थे जो उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह मंजर देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जगा, जैसे कोई अनजानी चुभन हो। मैंने एक नजर इसे देखा। शायद उसने भी मुझे देख लिया था, क्योंकि उसकी निगाह एक लम्हे के लिए मुझ पर रुकी, लेकिन उसने नजरें चुरा ली और मेरी तरफ नहीं आई। मैं हैरान रह गया। दिल ने कहा, क्या वाकई वो मुझसे इतनी नाराज है कि एक लफ्ज बोलना भी पसंद नहीं करती। यूं ही कई दिन गुजर गए। मैं उसे यूनिवर्सिटी में देखता, मगर वो कभी मेरे पास ना आती, और मैं हर बार सोचता रह जाता कि शायद उसके दिल में अब भी वही गिला बाकी है। मेरा दिल जैसे कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहा था। दबे हुए जज्बात जो बरसों से खामोश थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे थे। सानिया की मोहब्बत कहीं न कहीं मेरे दिल में मचल रही थी। यूनिवर्सिटी में अब मैं इसे रोज ही देखने लगा था, मगर ये देखकर तकलीफ होती कि इसके इर्द गिर्द हमेशा 3-4 लड़के मौजूद रहते जो खुद को उसके दोस्त कहते थे। इनका साथ मुझे सख्त नागवार गुजरता था। दिल चाहता था कि सबको वहां से भगा दूं। आखिर एक दिन सबर जवाब दे गया। मैं हिम्मत करके सीधा सानिया के पास जा पहुंचा। इससे पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन सानिया ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। इसकी यह खामोशी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी।
गुस्से में आकर मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे एक तरफ ले गया। वो चौंक कर बोली, ये क्या हरकत है, सब लोग देख रहे हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, जब तुम मुझे यूं बार बार इग्नोर करोगी तो फिर मुझे ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे। अब खामोशी से मेरी बात सुनो। सानिया ने एक लम्हा मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें माजी में बहुत तंग किया था। ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने बेयकीनी से कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी रहनुमाई की, क्या तुम इसी का बदला मुझे यूं नजरअंदाज करके दोगी? तुम तो मेरी बहुत इज्जत करती थी। वो मुस्कुराकर संजीदगी से बोली, इस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते, और जिन्हें मैं नहीं जानती इनसे मैं ऐसे ही बात करती हूँ। इसकी बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगी, जैसे एकदम से बरसों की खुर्बत बेगानी में बदल गई हो। मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर मैं कैसे इसका दिल दोबारा जीतूं, कैसे अपनी गलतियों का कुफारा दूं। कुछ दिन ऐसे ही खामोशी से गुजर गए, लेकिन दिल ने हार न मानी। एक दिन मैंने हिम्मत करके इससे साफ साफ माफी मांग ली। मैंने कहा, सानिया मुझे माफ कर दो, वो वक्त बड़ा नाजुक था, मेरा तुम पर गुस्सा करना जरूरी था। अगर उस वक्त मैं सख्ती ना करता तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। हम दोनों उम्र के ऐसे हिस्से में थे जहाँ जरा सी लग्जिश भी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा और तुम पर हाथ भी उठाना पड़ा। मैंने गहरा सांस लेकर अपनी बात पूरी की। यह कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने लग जाए। मैं जानता था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ सकता है। मैंने तुम पर सख्ती इसलिए की ताकि तुम नाराज होकर अलग सोना शुरू कर दो, ताकि हम दोनों किसी बड़ी गलती से बच सके। यह कहकर मैं खामोश हो गया। दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे फैसला अब सानिया के हाथ में हो कि वो मुझे समझ पाएगी या हमेशा के लिए मेरा रिश्ता तोड़ देगी। आखिर कब तक मैं अपने आप पर काबू रखता? दिल के तूफान को दबाना अब नामुमकिन सा हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिस पर बाद में पछताना पड़े, मगर सच ये था कि धीरे धीरे मेरा दिल सानिया की तरफ खींचने लगा था। मैं खुद को लाख समझाता रहा, लेकिन हकीकत यही थी कि मुझे सानिया से मोहब्बत हो गई थी। जब मैंने पहली बार ये बात इसे बताई तो वो खामोश रही, लब न खोले, मगर इसकी आंखों की चमक और हल्की सी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को यकीन दिला दिया कि मेरी बातें इसके दिल को अच्छी लगी हैं। शायद वो भी अंदर ही अंदर मुझसे कुछ महसूस करने लगी थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और मैं भी खामोशी से वापस लौट आया। दिल में बस यही उम्मीद थी कि वो एक दिन खुद अपनी गलती का एहसास करेगी और पलटकर मेरे पास आएगी। मगर दिन गुजरते गए और वो कभी मेरे करीब ना आई। मैं हर रोज इसे देखता जरूर था, लेकिन वो जानबूझकर नजरें चुरा लेती। ये अधूरापन मेरे दिल को और ज्यादा तड़पा देता। फिर एक दिन अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पलटकर देखा तो वो सानिया थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। इसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। आज तक किसी ने मुझसे वो बातें नहीं की जो तुम करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, मुझे समझाया, इसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। वो लम्हा मेरे लिए हैरत भरा था। उसने मजीद कहा, मैं बहुत नाजुक दिल की थी। मेरे पापा ने तो कभी भी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की थी, लेकिन तुमने इस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा से कह दूंगी और तुमसे कभी नहीं पढ़ूंगी। मैंने सोचा था कि पापा कोई दूसरा उस्ताद रख लेंगे। उसकी ये सच्चाई सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिल कह रहा था कि शायद ये वक्त हमारे बीच की दूरी को खत्म करने वाला है। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को पूरे मान और एतमाद के साथ सानिया के पापा के पास रिश्ता लेकर भेजा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि ना जाने जवाब क्या मिले, मगर जब उन्होंने बगैर किसी एतराज के खुशी खुशी हाँ कर दी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 15 दिन बाद वो दिन भी आया जिसका मैंने ख्वाबों में भी तसव्वुर किया था। सानिया दुल्हन बनकर मेरे घर आई। जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला और इसे हया से सर झुकाए मेरे बिस्तर पर बैठा पाया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू तिर गए। वो शर्मा रही थी और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि जिस लड़की को बचपन में पढ़ाया था, जिसके साथ हंसा था, जिसके लिए परेशान हुआ था,
आज वही मेरी शरीक हयात बनकर मेरे सामने बैठी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और बिस्तर के किनारे बैठकर इसे देखने लगा। वो शर्म से नजरें झुकाए अपनी उंगलियों से दुपट्टा लपटी जा रही थी। इसका हर अंदाज मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर रहा था। मैंने नरमी से इसका हाथ थामा और धीरे से कहा, सानिया अब तुम मेरी हो और तुम्हें पूरा हक है कि मेरे साथ इस बिस्तर पर सुकून से सर रखकर सो जाओ। अब तुम्हें डरने की या झुझकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से तुम्हारा हर खौफ और हर दुख मेरा है। ये कहते हुए मैंने इसके नाजुक हाथ पर एक बोसा दिया। मेरी बातों पर इसकी गाल लाल हो गई और वो शर्माते हुए मेरे सीने से आ लगी। इसकी धड़कन मेरे दिल के साथ जुड़ गई, जैसे बरसों की दूरियां एक पल में खत्म हो गई हों। मेरे लिए ये लम्हा किसी ख्वाब से कम ना था। जिस लड़की को मैंने कभी पढ़ाया, कभी डांटा, कभी समझाया, आज वो मेरी शरीके हयात बनकर मेरे सामने थी। वो सिर्फ एक शागिर्द नहीं रही, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हकीकत बन गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मोहब्बत भरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हर नई कहानी सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।